आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेशनल हेराल्ड मामले पर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। खड़गे ने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। खड़गे ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना 1938 में स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी, लेकिन ये लोग सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करके कांग्रेस नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। खासकर गांधी परिवार को सताया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा, इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई, किसी की शिकायत मात्र से जांच शुरू कर दी गई। हमारा नारा है सत्यमेव जयते। कोर्ट का फैसला न्याय हित में आया है। कोर्ट का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मुंह पर थप्पड़ जैसा है। कांग्रेस के हमले के बाद बीजेपी का भी जोरदार पलटवार आया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस मामले में आरोपी हैं और जमानत पर बाहर हैं। उन्होंने कहा कि यह कहना गलत नहीं होगा कि सबसे भ्रष्ट परिवार यही फर्जी गांधी परिवार है। ये बैलगाड़ी पर है, कब तक सवारी करेंगे। सबसे पहले सियासी प्रतिक्रियाएं, उसके बाद प्रश्नकाल की शुरुआत। मैं ये कहना चाहता हूं, मोदी जी और शाह रिसिग्नेशन देना चाहिए। वो क्योंकि उनके मुंह पे एक थप्पड़ मारे जैसा हुआ है और आज वो ये समझ के राजीनामा देना चाहिए। ऐसे जनता को सताने का काम वो नहीं करना चाहिए। ये जरूर कहना चाहूंगा, कल एक फैसला अदालत का आया और ये फैसला क्या है? क्या ये क्लीन चिट है? क्या ये टेक्निकल आधार पर दिया गया है? ये स्पष्ट होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम सब जानते हैं जो नकली गांधी परिवार है ये केवल फरेब, धोखा, प्रोपेगेंडा इस पर ही जीवित रहता है। देखिए, ईडी सीबीआई का जिस तरह से राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है गलत है। मैं उस न्यायालय का बहुत आभारी हूँ। और पूरी तरीके से दबाने का प्रयास किया जा रहा है, पर कांग्रेस का एक कार्यकर्ता डट कर इसका विरोध कर रहा है और सड़क उतरकर हम इस अत्याचार अन्याय के खिलाफ जो हमारे नेताओं को प्रताड़ित किया गया है और प्रताड़ित किया जा रहा है, हम सड़क उतरकर इसका विरोध करेंगे। और ये भाजपा की सरकार सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग करके हमारे नेताओं का अपमान कर रही है, फंसाने का काम कर रही है। देखिए, कांग्रेस भ्रष्टाचार करेगी और कार्रवाई होगी तो कहेगी कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में कोई बदले की कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि आपने किस तरह एक हथियाने की कोशिश की, यंग इंडिया बनाकर किस तरह एक पूरी संस्था को हथियाने का काम किया, उस पर कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई होगी। बीजेपी के जो लोग हैं उनकी अकल घुटने में है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के जो कुछ अधिवक्ता लोग भी हैं उनको कितनी लॉ की समझ है ये आपको टीवी चैनल्स पर जब वो जाते हैं तो पता चल जाता है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो और अपनी कलई खोल देते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिना शुबा शक के कल कहा कि दिस केस इज इलीगल विद मैलिफाइड इंटेंट। ईडी के क्षेत्राधिकार से बाहर है। जब एफआईआर ही नहीं हुई है प्रेडिकेट ऑफेंस में तो केस कहां से बनता है? 12 साल से जो केस चल रहा है, शर्म आनी चाहिए कि उस केस की जब चार्जशीट दाखिल हुई तो उसकी कॉग्निसेंस लेने से कोर्ट ने मना कर दिया। ट्रायल तो बड़े दूर की बात है, 2 मिनट तक टिक नहीं पाई उसकी चार्जशीट। तो राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश के बाद अब ऑक्सीजन मिल गई है कांग्रेस को और बीजेपी पर। लगातार कांग्रेस हमलावर है। 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं। जी हां, देश भर के मुख्तलिफ इलाकों में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। दिल्ली की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लखनऊ में भी जोरदार प्रदर्शन हुआ। बेलगावी में आपको डीके शिव कुमार दिखाई दे रहे हैं, जो कि कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम है, वो भी प्रदर्शन कर रहे थे। उनके साथ मुख्यमंत्री भी दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर से भी कमोबेश यही तस्वीर आई है। भोपाल, जयपुर, मुंबई, रांची, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैलाफाइड इंटेंशन पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत हेराल्ड केस में ईडी ने जांच शुरू की। एफआईआर बिना दर्ज किए कैसे ये मामला कोर्ट तक पहुंचा और राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश के बाद अब कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमलावर है। अब प्रश्नकाल के सवाल का रुख कर लेते हैं। जी हां, आपने तस्वीरें देख ली, सियासी प्रतिक्रियाएं भी हमने आपको दिखा दी। प्रश्नकाल के सवाल भी देख लेते हैं जिन पर अगले घंटे लगातार हम चर्चा करने वाले हैं। जी हां, प्रश्नकाल का सवाल नंबर 1 जिस पर चर्चा होगी डिबेट के दौरान, क्या हेराल्ड केस में गांधी परिवार को सताया जा रहा है? यह प्रश्न नंबर 1 है।
प्रश्नकाल का प्रश्न नंबर 2, जिस पर हम अगले घंटे लगातार डिबेट करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 कहता है, कोर्ट का फैसला क्या ईडी की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है? क्या बिना एफआईआर की ईडी ने एक व्यक्तिगत शिकायत पर जांच शुरू कैसे कर दी, चार्जशीट कैसे फाइल कर दी? प्रश्नकाल का सवाल नंबर 3, ईडी ने प्रक्रिया क्यों लट दी, बिना एफआईआर जांच कैसे शुरू की गई, इसका जवाब देना होगा। और प्रश्न नंबर 4 प्रश्नकाल का, क्या प्रधानमंत्री गृह मंत्री का इस्तीफा मांगना जायज है कांग्रेस की ओर से इस पूरे मामले को लेकर? इस पर भी हम डिबेट करेंगे। और पांचवा और आखिरी प्रश्न, क्या यह मामला राजनीतिक प्रतिशोध के तहत दर्ज किया गया? इस पर भी सवाल जवाब होने चाहिए। एक बड़ा पैनल मेरे साथ कुछ ही वक्त में जुड़ने वाला है और उसके जरिए इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत कीजिए तपोष पाल का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। तपोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रश्नकाल में। डॉक्टर राम पांडे मेरे साथ आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखें। डॉक्टर राम पांडे, बहुत बहुत स्वागत है। तनु दीक्षित जी एक बार फिर से हमारे साथ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, बहुत बहुत स्वागत है तनु जी, और बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सुमन कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, ये भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तपोष मैं आपसे कर रहा हूं, जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई में इतना बड़ा लूप होल दिखाई दिया, राजधानी कोर्ट ने मेरिट पर सवाल खड़े नहीं किए, लेकिन उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत शिकायत पर इस तरह की जो चार्जशीट फाइल की जा रही है वो न्याय संगत नहीं है, लीगल नहीं है। बड़ा सवाल यह है, अब कांग्रेस आरोप यह लगा रही है कि यह पॉलिटिकल वेंडेटा था, प्रतिशोध की राजनीति आप लोग कर रहे हैं, प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को घंटों घंटों बिठाकर ईडी ने सवाल जवाब किए, उनको बार बार समन किया गया, एक तरह का मेंटल टॉर्चर है, मेंटल हैरेसमेंट है। इस पूरी प्रक्रिया में ईडी तो सवालों के घेरे में है तापोश, लेकिन आपकी पार्टी पर भी कम सवाल खड़े नहीं हो रहे हैं। देखिए, मैं जवाब देता हूं आपके सारे प्रश्न और सारी चीजों का एक एक करके जवाब देता हूं। राइट सर। देखिए, ये मामला सबसे पहले 2012 में नेता सुब्रमण्यम स्वामी जो थे उन्होंने दर्ज किया था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। राइट। और उसके बाद 2014 में जब मोदी सरकार बना तो उसके बाद फिर इसमें ईडी की एंट्री हुई और फिर 2015 में कोर्ट के निर्देश से कोर्ट ने ये कहा कि सीबीआई इसकी जांच आरंभ करे। इसी सीबीआई जांच के आरंभ में जो उन्होंने मामले की पूरी जांच की, उसके बाद फिर उसी में तो गांधी परिवार के जो ये लोग हैं इनको जमानत मिली है, ये जमानत पे हैं। अब दिक्कत इस बात की है कि कांग्रेस इस चीज को झुटलाने की कोशिश करेगी, नकली गांधी, नकली चीजों को फ्रेम करके जिस तरीके से चीजें पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राइट। मैं कुछ चीजें बताता हूं आपको। राइट। देखिए, दो मामले हैं इसमें। पहला मामला क्या है कि एक प्राइवेट कंप्लेंट जो कि फाइल की गई है सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा, इस कंप्लेंट के तहत धाराएं थी 403, 406 और 420। 403 मतलब डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। राइट। 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। राइट। और 420 है चीटिंग ऑफ धोखाधड़ी, चीटिंग एंड धोखाधड़ी। जी, ये आरोप लगे थे। ये सोनिया गांधी प्राइम एक्यूज थी और राहुल गांधी प्राइम एक्यूज है। राइट। और ये दोनों, ये ट्रायल अभी भी चल रहा है, ये मामला खत्म नहीं हुआ है। राइट। तो और इसी ट्रायल में इनको जो है बेल मिला हुआ है और ये बेल पे बाहर है। अब मजेदार बात देखिए, ये नकली गांधी परिवार के 3 सदस्य, सोनिया गांधी बेल पे हैं, राहुल गांधी बेल पे हैं, रॉबर्ट वाड्रा बेल पे है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये बेलगाड़ी है। तो इसको लेके जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें भी उन्होंने यही बात कही है। सबसे मजेदार चीज देखिए क्या है, जो आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जो कल खेड़ा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, दोनों मामले आप देखिए। इस मामले को निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गई थी कांग्रेस, और उन्होंने कहा कि राजनीतिक कारणों से इसको कैंसिल कर दिया जाए, ये राजनीतिक के कारणों से इनके हमारे ऊपर मामले दर्ज किए गए हैं। हाई कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है, हम नहीं कैंसिल करेंगे। जब ये सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कोई राजनीतिक कारण इसमें नहीं दिख रहा है, इसका ग्राउंड बहुत स्ट्रांग है और ये केस सस्टेन किया जाता है, इसीलिए आज भी ये केस चल रहा है। दूसरा मामला मैं बताता हूं जिसको लेके इतनी आपाधापी मची हुई है। न्यायाधीश जी ने यह कहा कि ये एक प्राइवेट कंप्लेन है, इसलिए एफआईआर नहीं है तो हम इस पे संज्ञान नहीं ले सकते हैं। जब एफआईआर आप कॉपी सबमिट करेंगे तो उसके बाद इस पे काम होगा।
इस पे ईओडब्ल्यू ने ऑलरेडी एफआईआर अक्टूबर में डाला हुआ है और उसको सबमिट करना है, बस उतना ही काम है। अब ईडी अपने जांच, लेकिन उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि ईडी अपनी जांच को आगे बढ़ा सकती है। इस मामले को निरस्त नहीं किया जाता है, ये मामला रहेगा और ईडी अगर चाहे तो इस मामले को लेके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता। आप जो मुझे बता रहे हैं वो कार्रवाई का हिस्सा, ये हम सब कुछ जानते हैं, ये डॉक्टर राम पांडे जानते हैं, तनुज भी कल डिबेट में थे, वी नो एवरीथिंग। मेरा सवाल था पॉलिटिकल मैंडेटा प्रतिशोध की राजनीति का हिस्सा है या नहीं? ईडी ने क्या, ईडी इतनी कमजोर लीगली, इतनी अंधी है कि उसके पास लीगल जानकार नहीं थे, उसके पास लॉ मेकर्स नहीं, उसके पास एक लीगल टीम नहीं थी कि उनको ये नहीं पता कि सड़क पर चलता ऐरा गैरा आदमी आपके खिलाफ एक पिटीशन फाइल कर दे और बिना एफआईआर के हम आपके खिलाफ चार्जशीट बना के कोर्ट पहुंच जाएं? ये तो गलती हुई है ना ईडी से। देखिए, जो आपके क्वेश्चन का आंसर तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद दिया हुआ है कि ये राजनीतिक मामलों के कारण ये जो है ये केसेस नहीं है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त कर देता। ये तो गए थे, वो तो उसी पे तो बेल पे हैं वो। उन्होंने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने एक ही बात कही है कि इसमें ग्राउंड है और हाई ग्राउंड है और इसमें जो है हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे। एक चीज मैं और बता दूं, देखिए गौरव गोगोई अभी जो संसद के सत्र चल रहे थे उसमें उन्होंने कहा जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड है। राहुल गांधी कहते हैं कि जुडिशरी केवल 2 लोग चला रहे हैं, लेकिन आज पूरी कांग्रेस उसी जुडिशरी का हवाला देते हुए ये कह रही है कि देखिए हमारी जीत हुई है। राइट। तो आप एक चीज तो मानिए भाई, ये पॉइंट है भारत का लोकतंत्र मजबूत है, जुडिशरी मजबूत है और संवैधानिक संस्थाएं जितनी हैं वो सारे के सारे मजबूत है। अब मैं एक चीज और बता दूं आपको, ये मामला जो है एजे एसोसिएट जनरल का था और इसको 2008 में बंद कर दिया गया। 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से जो भी उस समय के फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने खोला था, 2008 में बंद कर दिया। जिस समय बंद किया गया था, इसके प्रेसिडेंट और जो इसको चलाने वाले व्यक्ति थे वो थे मोतीलाल वोरा। नेशनल हेराल्ड के मालिक मोतीलाल वोरा और एआईसीसी के ट्रेजरर मतलब खजांची, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, इसके खजांची जो थे वो मोतीलाल वोरा थे और यंग इंडिया इन्होंने बनाया नया, जो कि 2011 के आसपास बनाया था। वो हिस्ट्री ज्योग्राफी हमें पता है, ठीक है तपोश, आई विल कम टू यू। भी जो है मालिक थे और उसके डायरेक्टर कौन थे, वो भी मोतीलाल वोरा। अब मजेदार बात देखिए इसमें कि मोतीलाल वोरा से कहा कि लोन दे दो, फिर मोतीलाल वोरा ने कहा कि नहीं हम जो है लोन नहीं चुका पाएंगे, तो मोतीलाल वोरा ने कहा मोतीलाल वोरा से कि ये कंपनी बंद कर दो, तो मोतीलाल वोरा ने कहा ठीक है हम कंपनी बंद कर देते हैं, हम तुम्हें बेच देते। तो मोतीलाल वोरा की कंपनी खरीद ली और फिर उसके बाद इसके मालिकाना हक सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मिल गए। ठीक है, ये है पूरा मामला, ये चार्जशीट का तपोश, ये चार्जशीट का हिस्सा है, चार्जशीट में इस बात का जिक्र है। तपोश ठीक है, मैं कांग्रेस प्रवक्ता के पास जा रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, सबको बोलने का मौका देना है। डॉक्टर राम, आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है कि अभी कुछ दिन पहले यह आरोप लग रहा था कि ईडी, सीबीआई, कोर्ट कचहरी, सुप्रीम कोर्ट सब बीजेपी के कब्जे में है। अगर ऐसा होता डॉक्टर राम, तो रावत कोर्ट ने जो फटकार लगाई है ईडी को, ये फटकार सिर्फ ईडी को नहीं है, ये फटकार सरकार के लिए भी है कि आप सरकार में हैं, संवैधानिक संस्थाएं मनमानी कर रही हैं, पॉलिटिकल वेंडेटा के चक्कर में, किसी को टारगेट करने के चक्कर में, राहुल गांधी सोनिया गांधी को परेशान करने के चक्कर में नियम भूल गए, कायदा भूल गए, जो तरीका था वो भूल गए। बस आपको चार्जशीट फाइल करनी थी, आपको समन करना था, आपको सवाल जवाब करने थे, ग्रिल करना था। इस चक्कर में आप लीगल जो रेमेडी को कैसे यूज करते हैं आपने उसको यूज ही नहीं किया। लेकिन कम से कम एक बात तो ठीक है कि रावत कोर्ट कम से कम सही फैसला दिया, सही उन्होंने तर्क दिया, और मेरिट की बात भले नहीं है लेकिन ईडी के लिए बहुत बड़ा तमाचा है कि भाई आपको इन्वेस्टिगेशन करनी नहीं आती है क्या? डॉक्टर राम, देखिए हम कहते थे कि 1947 के पहले अंग्रेजों का शासन था, राइट, तो बीजेपी के अनुसार तो ये हो गया, तो फिर भारतीय जनता कैसे थे? शासन तो अंग्रेजों का था ना। अभी हम कह रहे हैं 10 साल से देश में तानाशाही है, तो हम डिबेट भी तो कर रहे हैं, तो तानाशाही में हम डिबेट कर रहे हैं। अब बीजेपी के डिबेट कैसे कर रहे हो? सड़क पर कैसे चल रहे हो? खाना कैसे खा रहे हो? पानी कैसे कर रहे हो? राइट। तो यदि एकाध का जमीर जिंदा होता है, एकाध में किसी में देशभक्ति होती है, तो अभी हमने देखा नहीं था एक जज के घर से 700 करोड़ में मिले थे, राइट, तो 700 करोड़ किसने दिया? क्यों नहीं उस जज को बर्खास्त किया? राइट, क्यों नहीं उस जज को महाभियोग के माध्यम से उसको हटाया गया? 700 करोड़ रुपए आखिर किसका था उसके पास? राइट, राइट। तो ये भी तो जज का ही मामला है ना। तो ये थोड़ी है कि देश में यदि हम कहें कि बेईमान लोग हैं तो देश के सारे लोग बेईमान हो गए, या हम कहें कि देश के लोग ईमानदार हैं तो सारे ईमानदार हो गए। बात होती है मेजॉरिटी की, राइट, कि जो भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है
वो मेजोरिटी का काम कर रही है, तानाशाही डिक्टेटरशिप मेजोरिटी में कर रही है। राइट। आप बताइए, ईडी यदि जांच करती तो क्या अजीत पवार की नहीं करती? अजीत पवार से 56 घंटे पूछताछ नहीं करती? ईडी यदि जांच करती तो क्या शुभेंदु अधिकारी से 56 घंटे पूछताछ नहीं करती? जैसे राहुल गांधी जी से 56 घंटे पूछताछ की है जी। क्यों? मैं जिन लोगों के नाम बता रहा हूं, इन पर भी ईडी की कार्रवाई चल रही थी। अब बीजेपी में ये लोग आ गए हैं तो बंद हो गई है या नहीं हुई है, ये आप लोग डॉक्टर राम पांडे, जहां तक है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के बेटे ने एक कंपनी खरीदी है फर्जीवाड़ा तरीके से, उसमें स्टैंप ड्यूटी का घोटाला हुआ है, वो भी ईडी को जांच करनी चाहिए। उसमें भी पैसा कहां से आया? केंद्रीय मंत्री थे नरेंद्र तोमर, उनके बेटे के वीडियो अभी भी गूगल पर पड़े हुए हैं। वो कनाडा से हजारों करोड़ों की बात कर रहे हैं, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। एफआईआर नहीं, ईडी नहीं, कहां गई ईडी? अभी भी ये केस तो पेंडिंग है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष हैं। राइट। तो ईडी यदि सही में जांच करता तो अजीत पवार से पूछताछ होती, मुकुल रॉय से होती, शुभेंदु अधिकारी से होती, हेमंत बिस्वा शर्मा से होती, मतलब जो बीजेपी में नेता चले गए उनसे भी ईडी जांच करता। तो ये कोर्ट ने जो तमाचा मारा है, ईडी के मुंह पर नहीं मारा है, ये नरेंद्र मोदी के मुंह पर तमाचा मारा है, ये अमित शाह के मुंह पर तमाचा मारा है। ये कह रहे हैं बेल बेल, अरे बेल तो संविधान का अधिकार है। तड़ी पार होना बहुत गलत होता है। तड़ी पार का मतलब होता है कि आप समाज में रहने लायक नहीं हो, आपके कुकृत्य हैं, आप इतने घिनौने इंसान हो कि आप समाज में नहीं रह सकते। तपोष कुछ कह रहे हैं, तपोष पाल को ऑडियो दीजिए पीछे। चीजों को लेके आप जी ये सारी चीजें जी ईडी ने क्या कहा है? जी। पहले मेरी बात कंप्लीट होनी दीजिए। ईडी ने क्या कहा है? ईडी ने कहा, सॉरी, कोर्ट ने ये कहा है कि ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ही नहीं है। यस, एग्जैक्टली। इसमें पैसे का कोई लेन देन हुआ ही नहीं है। एग्जैक्टली। ये कोर्ट कह रहा है, बोले पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, प्रॉपर्टी का लेन देन नहीं हुआ है, पैसा किसी के अकाउंट में आया नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस ही नहीं है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का जब केस होता है तब ईडी की कार्रवाई होती है। ठीक है, मैं तनु जी के पास जा रहा हूं। आईपीएस जैसे लोग होते हैं, कहां चले जाते हैं ये लोग? इनको इतनी जानकारी नहीं है। पॉइंट टेकन डॉक्टर राम, पॉइंट टेकन। ठीक है, फिर अब फिजिबल बात कह रहे हैं। तनुज जी, कल आपने बहुत डिटेल में, बहुत बेहतर तरीके से इस पूरे मामले को समझाया। अब देखिए, जो तर्क दे रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता जो अपनी बात रख रहे हैं, यहां से आपने कहा था कि ईडी एक फ्रेश चार्जशीट दाखिल कर सकती है। मुझे बिल्कुल याद है, आपने कल बताया था कि अमित, ये अपर कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, ये फ्रेश चार्जशीट फाइल कर सकते हैं, लेकिन बिना एफआईआर दर्ज किए ईडी को इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए था, चार्जशीट फाइल नहीं करनी चाहिए थी। जो कोर्ट ने कहा है वो बिल्कुल सही है। यहां से केस आप एक स्टेप ऊपर क्या देख रहे हैं सर? देखिए, इस केस के अंदर हम अगर बात करें, कल मैंने जैसे आपको संवैधानिक रूप से इसके सारे पॉइंट्स बताए थे अमित जी। राइट। पॉइंट्स यथावत है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, एक कंपनी YIL करके जो फॉर्म हुई थी, जिसने इसको बेसिकली नेशनल हेराल्ड का जो मामला है वो कंपनी को फंडिंग करी। तो कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन पास आउट किया था। उसके बाद में जो है एक YIL जो कंपनी है, जिसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की इस कंपनी के अंदर सबसे बड़े शेयर धारक, सबसे बड़ी हिस्सेदारी, जिसमें महज 50 लाख रुपए की एक अमाउंट दे करके 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी, तकरीबन हजार करोड़ के ऊपर की प्रॉपर्टी थी और इतने कम अमाउंट में ली। तो इसी की शिकायत जो है सुब्रमण्यम स्वामी ने 2010 में जो है मेरे हिसाब से ईडी के अंदर करी थी, जिसको लेकर के 2012 से लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट है। इन्वेस्टिगेशन से जैसे आपके जो 3 महत्वपूर्ण सवाल आज हमने देखे, तो उसमें एक सवाल है कि क्या गांधी परिवार को इन्वेस्टिगेशन से परेशानी का सामना करना पड़ा? तो मैं आपको अमित जी बताऊं, हम लॉ की बात करते हैं, देश में कानून की जब भी व्यवस्थाओं की बातें होती हैं, तो कानून में हमने देखा है कई बार आरोप सिद्ध ना होने पर भी कई संगीन मामलों में जो है कई अपराधियों को कारावास की सजा भुगतनी पड़ती है जी। जबकि वो, क्योंकि वो कोर्ट के अंडर ट्रायल में होता है, लेकिन उसे बाहर नहीं रखा जाता। हालांकि यह ऐसा कुछ मामला नहीं हुआ है, लेकिन केवल महज पूछताछ से इतना बड़ा मुद्दा बनना, अगर पूछताछ नहीं होगी तो जो मामले की सत्यता है, जो आरोप है, उसकी जो गंभीरता है, सत्यता है, वो जनता तक, लोगों तक बाहर नहीं आएगी। ठीक है, मैं सुमन जी के पास जा रहा हूं। सुमन, आज पार्लियामेंट में प्रदर्शन हुए, बाहर तख्तियां लगी, आपने देखा ही होगा, आप होंगे फील्ड में, मुझे पता है ये बात।
इसके अलावा लखनऊ में देश के मुख्तलिफ इलाकों में, मुंबई तक में प्रदर्शन होते कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और उन्होंने कहा कि कानून का बेजा इस्तेमाल किया गया। सरकार पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत गांधी परिवार को परेशान कर रही है। लीगल रेमेडीज पर सवाल खड़े किए गए और यहां तक कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए इस वाक़े के बाद, इस घटना के बाद। बतौर पत्रकार मुझे लगता है कि अब एक बहुत बड़ा मुद्दा कांग्रेस को फिर से मिल गया एसआईआर के बाद, जिस पर वो बीजेपी को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रही है और मुझे लगता है घेरती भी रहेगी आने वाले कुछ महीनों तक। देखिए, फिलहाल राम भाई को बधाई कि राम भाई और उनके तमाम सारे नेता जो है लगातार इस मसले को लेकर लड़ते रहे और कोर्ट का जो कल का वो डायरेक्शन था वो वाकई में बड़ी राहत है राहुल गांधी और उनके परिवार के लिए। एक वाकया का मैं जिक्र इसलिए कर दूं कि 2G का मामला हम लोग पूरे कंटिन्यू उस कोर्ट में जाते रहे, देखते रहे, सारी चीजें होती रही। डी राजा कनिमोझी 2008, यस आई रिमेंबर, यस मोदी। अमित भाई याद कीजिए कि कैसे कैसे वो एक पूरा माहौल बना और आखिरकार निकला क्या। हाँ। तो इस तरह की चीजें हैं और राम भाई के इस बात से हम वाकई में इत्तेफाक रखते हैं कि इस तरह की घटनाएं घटी हैं। वो चाहे वो बीजेपी की सरकार हो तो सरकार अपने तरीके से काम कर रही है, जब कांग्रेस की सरकार रही है तो कांग्रेस सरकार ने भी ऐसा ही काम की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा था कि आप तोता मैना की तरह काम कर रहे हैं। मैं उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में था, राइट, उस हियरिंग के दौरान। तो ये टिप्पणी बिल्कुल साफ साफ है और वाकई में इस तरह की सरकारी संस्था का बेजा इस्तेमाल होता रहा है। कल की घटना के बाद कांग्रेस को एक बड़ी राहत मिली है और कांग्रेस इसको वाकई में एसआईआर वाला मतलब आपने जो कई बात कही तो वाकई में अमित भाई यहाँ एक बड़ी राहत जो है वो सीधे सीधे कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको ये राहत मिली है। और इसको वाकई में आज पार्लियामेंट में हमने देख ही लिया, पार्लियामेंट में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वाकई आक्रोश में थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, तो उस तरह का वो उनका एग्रेशन वो दिख रहा था कि जोरदार तमाचा लगा मुंह पे और वो शब्द था। लेकिन जहां तक सरकारी संस्था की बात करते हैं तो सरकारी संस्था सरकार के इशारे पे काम करती है और सरकार के इशारे पे ही काम करते हुए उन्हें पेश करना पड़ता है। तो ईडी ये जो भी काम कर रही है, ईडी वो उसी डायरेक्शन के हिसाब से काम की है। और एक बात जो कानूनी पहलू की बात करें, तनुज जी हैं इसमें हमारे साथ, तो कानूनी पहलू में आरोप चाहे जितने पे भी लगाए, लोग कई बार जेल चले गए, तनुज जी अभी जिक्र ही कर रहे थे, कई बार जेल गए और जेल में कई महीने उन्हें आरोप सिद्ध हो जाते हैं, गलती नहीं करने वाला जेल जाता है। ये सब चीजें तो बहुत बार हुई हैं, सामान्य प्रक्रिया में भी हुई बहुत बार। तो यहाँ जो है वो एक कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी राहत मिली है और कांग्रेस इस मसले को लेकर अभी तो सड़क पे रहनी ही चाहिए, क्योंकि जो नेगेटिव माहौल बना हुआ है उनके खिलाफ, तो कम से कम वो माहौल तो है वो पॉजिटिव तो बनाए और ये दर्शाने की कोशिश जरूर करें कि नेशनल हेराल्ड का मामला जो है लोअर कोर्ट में ही सही उनको फिलहाल राहत मिली है। ठीक है तापोश, एक छोटा सा रिएक्शन आपका चाहता हूं, उसके बाद मैं ब्रेक पर जाऊंगा, ब्रेक के बाद फिर डिस्कशन हम करेंगे। तापोश कुछ कहना चाह रहे थे तपोश पाल? नहीं, देखिए ये जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वहां पे जो कोर्ट केस में कोर्ट में जो भी सुनवाई हो रही है वो ईडी के माध्यम से हो रही है, उसको आप सीधा सीधा प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, ये एक संवैधानिक पद है, आप जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे उसमें आपत्ति थी। आप अपने शब्दों को रखिए, अपने बातों को रखिए, वो स्वागत है आपका, लेकिन इस तरीके की बातों को कहना बहुत ही गलत है और मैं उसका पूरी तरीके से खंडन करता हूं। ठीक है, प्रश्नकाल में अब वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के अगले हिस्से में जब हम लौटेंगे तो ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से ये कहानी कहाँ पहुँचती है, क्योंकि गांधी परिवार के लिए राहत है लेकिन बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल है। चुनाव है कई सारे राज्यों में, क्या ये पॉलिटिकल वेंडेटा अब संजीवनी की तरह काम करेगा कांग्रेस के लिए? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद अगले हिस्से में इस विषय पर चर्चा करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, प्रश्नकाल लगातार जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिबेट शो प्रश्नकाल। मेरे साथ खास पैनल है, तपोश पाल मेरे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर राम पांडे मेरे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तनु दीक्षित जी मेरे पास हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, और वरिष्ठ पत्रकार सुमन जी मेरे साथ इस डिबेट में हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर राम पांडे के पास जा रहा हूं। डॉक्टर राम पांडे, अब ये बात तो बिल्कुल कांग्रेस इस बात को मानती है और ये जताने की कोशिश है कि ये सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध का मामला था, जानबूझकर राहुल गांधी सोनिया गांधी को डिमीन करना था, उनके सम्मान को ठेस पहुंचानी थी, क्योंकि आने वाले वक्त में कई सारे राज्यों में विधानसभा चुनाव है, यूपी है, बंगाल है और तमाम चीजें, ये काम कर नहीं पाया और कोर्ट ने ये सारी स्ट्रेटेजी पलट दी क्या बीजेपी की?
जी देखिए, कोर्ट ने तो पलटी है ही। देश की 140 करोड़ जनता भी जानती है कि ये सब झूठ है। बीजेपी आरएसएस वाले भी जानते हैं, उनके प्रवक्ता भी जानते हैं ये झूठ है। लेकिन उनकी आदत है जब से आरएसएस की स्थापना हुई है 1925 से, कि झूठ को सच में परिवर्तित करना। अब आप देखिए अभी क्या चल रहा है कि नेशनल हेराल्ड की हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी, नेशनल हेराल्ड के पास केवल एक लखनऊ में प्रॉपर्टी है, बाकी प्रॉपर्टी उसकी लीज पर है। दिल्ली में टाइम्स ऑफ इंडिया वाली लाइन में नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी है, और वहां मोस्टली जो प्रॉपर्टी है सरकार ने मीडिया हाउस को दे रखी है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया को दी हुई है। तो वो प्रॉपर्टी तो लीज पर है, सरकार की रहनी है। दूसरी प्रॉपर्टी नेशनल हेराल्ड की बॉम्बे में है, वो भी सरकार की जमीन पर है, लीज पर है। जब लीज खत्म हो जाएगी तो वो जमीन, वो प्रॉपर्टी सरकार के पास ही जाएगी। तो प्रॉपर्टी केवल लखनऊ में, उसका भी नाम है नेहरू हाउस, और नेहरू हाउस से ही साबित होता है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। नेहरू हाउस से अपने आप में ये बात प्रमाणित तो होती है कि नेहरू हाउस क्यों नाम रखा गया। फिर जो यंग इंडिया कंपनी है और जो एजेएल है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे कोई भी शेयर होल्डर 1 रुपया नहीं ले सकता है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि 1 रुपए का मनी ट्रांसफर नहीं हुआ है। आप बताइए, आरोप लगाते हैं कि हजारों करोड़ इसमें उसमें, तो आखिर पैसा जाता कहाँ है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ना कि जो चोर लुटेरों का पैसा विदेश में जमा है वो मैं लेकर आऊंगा। 1 रुपया जो जिन पर आरोप लगाया उनका नहीं निकला, कुछ 13,000 करोड़ रुपए निकले, वो भारतीय जनता पार्टी समर्थित लोगों के निकले। इसलिए उनके नाम भी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए। हम तो कहते हैं जो 13,000 करोड़ भी विदेश से आया है उनके नाम डिक्लेयर कीजिए, और इसलिए डिक्लेयर कीजिए क्योंकि हम आप पर आरोप लगा रहे हैं वो पैसा भारतीय जनता पार्टी का है। राहुल गांधी जी ने कहा था नीरव मोदी, ललित मोदी चोर हैं। आप बताइए, मोदी चोर कहने पर राहुल गांधी जी की संसद की सदस्यता समाप्त हो गई, उनका घर छीन लिया गया। जब उनका घर छीना तो देश को पता चला राहुल गांधी के पास तो अपना घर नहीं है, अपना प्लॉट नहीं है, अपना मकान नहीं है। आप बताइए, हर संस्था, इनकम टैक्स, सीबीआई, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, सब कुछ बीजेपी के पास है, लेकिन राहुल गांधी का एक प्लॉट, एक मकान, पैसा हिंदुस्तान में, अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, दुनिया में ये कहीं नहीं ढूंढ पाए। क्या चांद और मंगल पर उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है? सोनिया गांधी जी का एक पैसा ये नहीं पता कर पाए हैं। तो आखिर ये पैसा जो आरोप लगाते हैं उनके ऊपर, आखिर ये पैसा जाता कहां है? और इन्होंने कहा कि मोदी जी संवैधानिक पद पर हैं। तो आप बताइए कि राहुल गांधी जी संवैधानिक पद पर नहीं है क्या? नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद पर नहीं होता है? उसे भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, वो भी विपक्ष को रिप्रेजेंट करता है। सारे प्रोटोकॉल होते हैं, जब सारे प्रोटोकॉल कैबिनेट मिनिस्टर के होते हैं डॉक्टर राम, सारे प्रोटोकॉल। आप देखिए ये क्या कह रहे हैं, नकली गांधी। हमने तो नीरव मोदी को चोर बोला, तब 2 साल की सजा हो गई राहुल गांधी को। आप नकली गांधी बोल रहे हैं। वरुण गांधी, मेनका गांधी, वो तो आपके हैं ना, सोनिया गांधी, और सबको आप नकली गांधी बोल रहे हैं, तो आपको तो 20 साल की सजा होनी चाहिए। बात यही है कि कोर्ट ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह के मुंह पर, बीजेपी आरएसएस के मुंह पर चांटा नहीं मारा है, जूता मारा है। ठीक है, तपोषपाल, ठीक है, ठीक है डॉक्टर राम पांडे, ठीक है, तपोषपाल। देखिए, मैं 2-3 चीजें बता दूं। ये अभी जूता मार रहे थे, तो अभी ये जूता अपने को ही मारेंगे। ठीक है, अभी कैसे मारेंगे जूता, चप्पल, सब ये अपने ऊपर सर पे मार लेंगे, अपने मुंह पे मार लेंगे, और कांग्रेस खुद पे मार लेगी। क्यों? क्योंकि ये हाई कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैं एक भी चीजें अपने से नहीं बोलूंगा, बाहर की नहीं बोलूंगा। देखिए, मजेदार क्या है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने रुपए कितना दिया? 50 लाख रुपए दिया। संपत्तियां इनको कितनी की मिली? 2000 करोड़ की मिली। ऋण कितने का था? 90 करोड़ का था। ये जो 50 लाख रुपए दिया ना, ये भी खुद के पैसे से नहीं दिया। डेटॉक्स करके एक कंपनी है, उससे 1 करोड़ रुपए लेके 50 लाख रुपए दिया। अभी मैं डेटॉक्स कंपनी के बारे में डिटेल बाद में बताता हूं, पहले मैं कोर्ट पे आता हूं। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट जो कि हाई कोर्ट ने इसमें उजागर किया, उसने कहा कि एजेएल की जो प्रॉपर्टी है, जो जिसको कि इन्होंने बंद किया है, जो कि अभी ये प्रवक्ता खुद भी बोल रहे थे लीज में है, उसकी जो इनकम है वो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे, कुछ, मैं सबकी नहीं बता रहा हूं, कुछ प्रॉपर्टी ऐसे हैं जिसमें से 60 लाख रुपए रेंट आता है पर मंथ, उसको आपने 50 लाख रुपए दे के ले लिया।
ये इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है, आप ये बताइए। उसके बाद फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों के स्टेटमेंट्स हैं। उन्होंने ये कहा कि न्यू दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, मुंबई, इंदौर, पटना, पंचकुला और अदर प्लेसेस, इन सब की अगर इवैल्यूएशन किया जाए एजेल का, तो रियल एस्टेट वर्थ अराउंड 5000 के आसपास गिरता है। तो 2000 का तो इनका जो सीधा सीधा कैलकुलेशन है वो है, लेकिन अनक्लेम जो पूरा जो बात की जा रही है वो है करीब करीब 5000 करोड़ की। अभी मैं एक चीज बता दूं, ये कह रहे थे कि डेटॉक्स कंपनी का जो मालिक है महावर, उससे जब ईडी ने पूछताछ किया तो उससे ये कहा गया कि भैया आप जो है ये इस कंपनी के मालिक हैं। तो उन्होंने स्टेटमेंट में क्या दिया अपने ईडी के, और ये लिखित में है, आप चाहे तो देख लीजिएगा। उसने 200 कंपनियों का लिस्ट दिया और कहा ये पूरी की पूरी 200 कंपनी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, मेरा काम ही यही है कि ब्लैक मनी को व्हाइट करना, और ये मैं जो है इनके लिए काम करता हूं। 200 कंपनियों की लिस्ट है, 194 पे ये डेटॉक्स कंपनी रजिस्टर्ड है। तो इनके जितने लोग हैं वो सब के सब पकड़े गए हैं। अब कल इनका स्टेटमेंट देखिए, ये जो है नकली गांधी कह रहे, नकली गांधी तो फिर भी नकली गांधी तो है ही है। आप ये बताइए ये गांधी किस हिसाब से हैं? गांधी जी के मृत्यु के बाद गांधी का सरनेम इन्होंने चुरा लिया, उसके बाद ये हर एक जगह महात्मा गांधी प्रोजेक्ट करते रहते हो, अपने आप को गांधी के वंशज दिखाते रहते हैं, और उसके बाद ये वोट मांगते रहते हैं। एक चीज बताइए, कल जब ये खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो गैंग्स ऑफ गांधी नगर, ये क्या, ये कौन सी बात होती है? आपने ये गलत बयानी स्टार्ट की है, और आज हमने कहा है कि इटली के डकैत, ये अच्छा लग रहा है क्या? इटली के डकैत करके आपका संबोधन किया जाएगा, आपको अच्छा लगेगा? गैंग्स ऑफ गांधीनगर, ये क्या होता है? मौत का सौदागर क्या होता है? चीजें आप बिगाड़ते हैं, उसके बाद आप फिर झोला पीटते हुए और छाती पीटते हुए चले आते कि हमें ये कहा। और नाम बदलने का अगर आपको इतना दुख है तो आप सोनिया गांधी का नाम क्यों बदले हैं? सोनिया गांधी का ओरिजिनल नाम रहने देते आप। आपको जहां बेनिफिट मिलेगा वहां नाम बदल लेंगे, और आपको जहां जो है तपोषपाल क्या आप ही मिलेगा वहां जो है वो कर लेंगे। और एक चीज बताइए, संवैधानिक संस्थानों पे, जुडिशरी पे प्रश्न चिन्ह लगाने वाले ये, और आज की डेट में जुडिशरी का ही हवाला दे के नाच रहे हैं ये, और जूता और पता नहीं किसको किसको पीट रहे हैं। निर्वाचन आयोग बिल्कुल से ठीक हो जाता है जब तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल के परिणाम आते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है इनको, और जो निर्वाचन आयोग बिल्कुल से बेकार हो जाता है और बीजेपी का हो जाता है कब? जब महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और बिहार के नतीजे आते हैं। तो ये जो दोहरा रवैया इनका कि जो इनके अकॉर्डिंग हो तो सब ठीक है, नहीं तो जुडिशरी बेकार और ये है। और अभी ये क्या कह रहे थे कि कहां से, देखिए कोलिजियम एक्ट कौन लेके आया था? कोलिजियम एक्ट के तहत जो है जजेस बनाए जाएंगे, ये कौन लेके आया था? आपके ही सरकार में हुआ था ना। और आपको याद होगा, आप ही के पैनल में एक भाई साहब थे, भाजपा के ही प्रवक्ता थे, उन्होंने ये कहा था कि जो व्यक्ति लॉ नहीं पास किया हुआ है उसको इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया था। उसके बाद से ये प्रश्न उठने शुरू हो गए थे आपके ऊपर कि आप जो है, और ये 75 की घटना इमरजेंसी के बाद की घटना है, जब इंदिरा गांधी ने खिलवाड़ करना शुरू किया था जुडिशरी के साथ। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि आप अगर गलत सलत चीजें करेंगे और कोलिजियम एक्ट आएगा, और आप कह रहे हैं जजेस के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती? कोलिजियम एक्ट पढ़िए आप, अब बिना पढ़े चले आते हैं, उसके बाद कहते हैं कि क्यों नहीं कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, कांग्रेस को आज समझने की आवश्यकता है कि जिस तरीके के धंधेबाज ये बने हुए हैं, जिस तरीके की लूट, महाधूर्त और महाभ्रष्टाचारी बने हुए देश को लूटने के लिए आप जिस तरीके के संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, गमले में खेती करना पी चिदम्बरम ने सिखाया था, 2 करोड़ की पेंटिंग जो है AK एंटनी ने बेचना सिखाया था। उसके बाद अभी यस बैंक ने प्रियंका गांधी की क्या 2 करोड़ में खरीदा था जी। तो ये सारी चीजें तो भाई आपसे ज्यादा कौन जानता है भाई? आज से पहले तो हम जानते ही नहीं थे। धारा 370 हमने खत्म किया, राम मंदिर हमने बनवाया, यहाँ पे ट्रिपल तलाक हमने खत्म किया। देश के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो मोदी जी सवेरे से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं। अमित भाई, ये भाई साहब सरकार कि इनको जूता बनना चाहिए, चप्पल मारना चाहिए, ये सब शब्दों का प्रयोग करके ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तनुज जी के पास जा रहा हूं। तपोष, ठीक है, प्रॉब्लम्स वैसे ही बना के रखा था। स्टे विद मी, आई गॉट योर पॉइंट सर, आई गॉट योर पॉइंट। तनुज, जैसा कि डॉक्टर राम पांडे कह रहे थे कि एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, 1 रुपया ना इधर गया ना उधर गया। बाकी ईडी ने अपनी चार्जशीट में बहुत सारी कंपनियों का जिक्र किया, डेटॉक्स इज़ वन ऑफ देम, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई
ये पैसे लेकर वहां पर ट्रांसफर किए गए। 1000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी थी, 50 लाख रुपए, कम से कम ये 50 लाख रुपए का तो जिक्र है और ये फिजिबल ट्रांजैक्शन हुआ है, इसके प्रूफ ईडी के पास हैं। लेकिन डॉक्टर राम जो कह रहे हैं कि ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन था, यहाँ पर पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ, 1 रुपया नहीं इधर गया ना उधर गया। लेकिन ईडी की चार्जशीट जब आप पढ़िए तो बाकायदा पैसों के ट्रेल का जिक्र है, अकाउंट्स का जिक्र है, पैसा कहाँ आया, किसको मिला, कितना मिला। तो क्या चार्जशीट में जो बातें लिखी गई वो फर्जी लिखी गई? तनुज, देखिए, इसमें सबसे बड़ा सवाल जो है वो एजेएल का जो लोन 90 करोड़ रुपीस का कांग्रेस पार्टी के लिए, वो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वो 90 करोड़ का लोन एजेएल को नहीं दिया? अगर लोन दिया तो एजेएल ने क्या उसका भुगतान किया? अगर भुगतान नहीं किया है तो इतने बड़े अमाउंट को, चलिए ठीक है 50 लाख के ट्रांजैक्शन को एक साइड रखते हैं, अगर एजेएल ने भुगतान नहीं किया है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या वो 50 लाख का जो ट्रांजैक्शन दिख रहा है, क्या वो वैल्यू फॉर मनी है 90 करोड़ के आगे 50 लाख रुपए? आज हम नॉर्मल लोन भी लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट के आगे हम पर मंथ या पर ईयर पर एनम जो हम अमाउंट पे करते हैं, वो भी शायद आप और हम समझ सकते हैं कि क्या उसकी वैल्यू होती है। Exactly. वहीं अगर 90 करोड़ रुपीस के लोन की अगर बात होती है और वहां महज 50 लाख रुपए में उस लोन को एक कंपनी को, जो कि जिसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बता करके उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से ये सवाल तो बनता है और ये जांच का विषय है, क्योंकि इस देश में इतनी बड़ी पैसों की ट्रांजेक्शन को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ लोन। जी ठीक है। सुमन, जैसा कि कल तनुज जी बता रहे थे कि सिर्फ कोर्ट ने भी मेरिट पर सवाल नहीं खड़े किया। उन्होंने कहा कि भाई ये लीगल प्रोसेस है, हमें ऐसा लगता है एफआईआर दर्ज हो जाती है, आप इन्वेस्टिगेट करते तो हम इसको सुन लेते। और तो ईडी ने भी कहा कि भाई ठीक है, हम नई चार्जशीट बनाएंगे। ईओडब्ल्यू ने ऑलरेडी इसमें एफआईआर ईसीआईआर का जिक्र हुआ था, कल तनुज जी ने बाकायदा समझाया भी था। तो अब ऐसा ना हो कि कोर्ट ने एंतरिम, जो बात बोली है कि एंतरिम राहत हो गांधी परिवार के लिए, और अगर ईडी ने दोबारा चार्जशीट फाइल की तो तनुज जी ने बताया था कि इसकी री हेयरिंग होगी। तनुज जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चार्जशीट दोबारा फाइल होगी तो री हेयरिंग होगी, और एफआईआर का अगर मसला है तो एफआईआर दर्ज करना कोई बड़ी बात तो है नहीं, एफआईआर तो दर्ज हो जाएगी किसी भी थाने में। तनुज जी, हाँ तनुज जी, जिस तरीके से ईसी, हाँ जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। तनुज बता आ रहा हूँ, सुमन जी मैं आ रहा हूँ। जिस तरीके से ईसी, हाँ जी, जिस तरीके से ईसीआईआर जमा करने के लिए जब आए थे तो कानून प्रावधान ये बोलता है कि पीएमएलए एक्ट जो है इसे एक सेकेंडरी एक्ट है, प्राइमरी एक्ट उसके साथ एसेंशियल होता है, जिसमें कि आईपीसी या बीएनएस की कोई धारा उसमें होती है, तब जाकर के वो एक्ट लागू हो सकता है। पहला। दूसरा, ईडी के पास में इस तरीके की कोई राइट्स नहीं है कि डायरेक्टली ईसीआईआर सबमिट कर सके विदाउट एफआईआर। एफआईआर इसके अंदर मिसिंग है, क्योंकि एक प्राइवेट कंप्लेंट के आधार पर, और जब कभी भी इस देश में प्राइवेट कंप्लेंट होती है तो उसका प्रोसेस है कि प्रोसेस ऑफ लॉ से मजिस्ट्रेट के आगे उसकी सुनवाई होना चाहिए, ना कि डायरेक्ट डिपार्टमेंट उसके आगे सुनवाई कर सकता है। फिर डिपार्टमेंट्स भी मजिस्ट्रेट के अंतर्गत और प्रोसेस ऑफ लॉ से बंधे हुआ है, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ईडी की एक त्रुटि जरूर है, लेकिन इस मामले में हम ये नहीं कहेंगे कि ये इस प्रोसेस की एफआईआर भले ही ना हो, लेकिन इस मामले में एक एफआईआर ईडी के पास में है, जिसके बेस पर वो चार्जशीट प्रस्तुत कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उनके पास कोई एफआईआर है ही नहीं, उनके पास एफआईआर है। अगर वो इस वाली चार्जशीट को वैल्यूएबल कोर्ट नहीं मानता है अभी, देखिए क्योंकि ये स्टैंड बाय मोड पर है, हियरिंग अभी पेंडिंग है, 16 जनवरी को इसकी डेट लगी है। जी, ये अभी ये नहीं कहेंगे कि इसको डिनाई किया है कोर्ट ने, ना खारिज हुआ है ना एक्सेप्ट हुआ है, पॉइंट ऑफ लॉ पर स्टैंड बाय है, और पॉइंट ऑफ लॉ 16 जनवरी को ईडी की तरफ से जो क्या जवाब पेश किया जाएगा उसके आधार पर कोर्ट क्या डिसीजन लेती, क्या जांच कंटिन्यू रहेगी, नई चार्जशीट एप्लीकेबल मानी जाएगी, क्या एफआईआर जो पिछली हुई थी, या फिर इसको खारिज किया जाएगा, सारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन 16 जनवरी को 16 जनवरी की बात पता चलेगा। जी, उसके बाद क्लियर होगा। सुमन, जो बात तनुज समझा रहे हैं और डॉक्टर राम पांडे भी अपना तर्क दे रहे हैं, सुमन जी, मैं कह रहा हूं कि अगर 16 जनवरी की हियरिंग में अगर ये मामला पलटा, फिर तो बीजेपी लाव लश्कर लेके हमलावर हो जाएगी, फिर तो ना संसद दिखेगा ना सड़क दिखेगी। भाई अभी जो मौका, अमित भाई अभी जो मौका है, राम भाई और उनकी पार्टी बिल्कुल मतलब पूरे दिन जो एकदम झमझम जो है अलग अलग स्क्रीन पे वो सारे शॉर्ट्स और तमाम सारी चीजें दिख रही है, तो वाकई में ये अच्छी बात है। और इस वक्त का, इस वाकया का जो है फायदा कांग्रेस फिलहाल उठाएगी और उठानी भी चाहिए। तनुज भाई बिल्कुल सही बात कह रहे थे। और टेक्निकल पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ ईडी के टेक्निकल जो पॉइंट है उसी पे आकर उनको फटकार भी लगी है और जो बातें हुई है। तपोश भाई की बात हम करेंगे। तपोश भाई इतने सालों इन्होंने सरकार चलाई है
तो ये सब करने का उनका राइट रहा है। इसलिए जो भी चीजें पिछले दिनों हुई, तो उसमें बहुत ज्यादा जो है, अब छाती पीटने से कोई कुछ कहानी नहीं बदल सकती है। एक बात जरूर है कि शब्दों पे नियंत्रण जरूर रखें, क्योंकि हमारे दर्शक देखते भी हैं और समझते भी हैं, तो शब्दों पे जरूर नियंत्रण रखें। संस्था जो आपके हित में बात करे वो सही है, जो आपके हित में बात न करे वो गलत है। तो मुझे राम भाई लगता है कि एक राजनीतिक मजबूरी है, उसे आप भी उसी तरह से बुनाते हैं जैसे बीजेपी बुनाती है। तो ये हकीकत है और इसको हम अलग अलग, लेकिन जनता जानती है कि कोर्ट में जब भी आप किसी मसले पे जाते हैं, कोर्ट में जब न्याय होता है तो न्याय हर जगह बिक नहीं सकता। और चाहे लोअर कोर्ट की बात करते हैं, हमने 2G की जिक्र अमित भाई इसलिए किया कि 2G वाले मसले पे हम लोग सुबह सुबह जो है वो पूरे कैमरा और लाव लश्कर के साथ लेके खड़े हो जाते थे। लास्ट में क्या हुआ हम आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हुए और कहां तक मसला वो पहुंचा है। एक सवाल जो आपने बीच में चर्चा की कि अब आगे क्या होगा, तो अब आगे यही है कि फिलहाल कांग्रेस बिल्कुल लाव लश्कर के साथ मैदान में खड़ी है, संसद में देख ही रहे क्या असर है। अब उसके बाद 16 तारीख को जो भी कुछ होता है, फिर बीजेपी अपने पूरे लाभ के साथ बीजेपी खड़ी होगी, वो आने वाला बात तय करेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि जो सिस्टम के हिसाब से जो एजेंसीज है उसके ऊपर प्रेशर जरूर है, और एजेंसी को भी इस बात का ख्याल रखने की जरूरत है कि जो टेक्निकलिटी है उसको फुलफिल करना चाहिए। ज्यादा वक्त नहीं बचा, मैं फटाफट सबके रिएक्शन लेना चाहता हूं। डॉक्टर राम, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर राम, अगर 16 जनवरी को हियरिंग में अगर कोर्ट चार्जशीट ईडी की एक्सेप्ट हो गई, एफआईआर और मसला रिजॉल्व हो गया, तब तो आप फिर ये कहेंगे कि भाई राउज एवेन्यू, कोर्ट कचहरी सब बीजेपी के कब्जे में। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कि देखिए ट्रुथ प्रिवेल्स, राइट, ही वाज सेइंग कि ट्रुथ प्रिवेल करता है और कानून अभी भी बीजेपी के जद में नहीं है, उनकी कंट्रोल में नहीं है, जज साहब अभी भी बीजेपी के इशारे पर नहीं चले। लेकिन अगर 16 जनवरी को ईडी की चार्जशीट एक्सेप्ट हो गई और एफआईआर और मसला रिजॉल्व हो गया, तब तो आप फिर से आप संवैधानिक संस्थाओं का और लीगल संस्थाओं का आप कहेंगे कि सब तो कंट्रोल कर रही है बीजेपी। नहीं, मैंने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने ये कहा है कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। हमने ये तो नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह आगे षड्यंत्र करना बंद कर देंगे। उनके षड्यंत्रों के लिए थोड़ी मना किया हमने, वो तो अपने षड्यंत्र करेंगे ना। आप देखिए सबसे बड़ा षड्यंत्र देखिए, कोर्ट की बात देखिए सबसे बड़ा षड्यंत्र आप देखिए, 10-12 साल से ये केस चल रहा है, तो एफआईआर कब होनी चाहिए थी? 10 साल पहले होनी चाहिए नहीं था। 2012 में एफआईआर होनी चाहिए, अभी हुई है अक्टूबर में, 2025 में हुई है। अमित भाई एक वाकया है, मैं उसका जिक्र करूंगा। मैं आता हूँ। इसी से साबित होता है कि ये केस फर्जी है। और दूसरा, मैं नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की आपको डेफिनेशन बता दूं जो कि यहाँ गलत समझी जा रही है। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है व्यक्तिगत फायदा, व्यक्तिगत अकाउंट में पैसा आना, कंपनी के अकाउंट में पैसा आना, कंपनी के अकाउंट से पैसा जाना। इसको नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहते हैं। वो तो होता है कि कंपनी लेती है, लोन लेती है, चुकाती है, आगे करती है। बात होती है कि यदि सोनिया जी और राहुल गांधी जी के नाम से उस कंपनी में शेयर है तो उनके व्यक्तिगत अकाउंट में क्या कोई 1 रुपया गया है? जैसे जयशाह के अकाउंट में गया 16,000। डॉक्टर राम ज्यादा वक्त नहीं है, डॉक्टर राम ज्यादा वक्त नहीं है, मैं फटाफट सबके पास जा रहा हूं। ठीक है, तपोश 1 मिनट की प्रॉपर्टी 16,000 गुना ज्यादा। ठीक है, डन पॉइंट टेकन। सीडी गई क्या? डॉक्टर राम पॉइंट टेकन। तपोश 1 मिनट आपके पास है, फिर मैं तनुज जी के पास जाऊंगा और सुमन जी के पास जाऊंगा। तपोश फटाफट 1 मिनट। 10 मामले हैं कोर्ट को लेके, मैं बता रहा हूँ 10 मामले हैं जिसपे ये माफी मांग चुके हैं। राफेल का अवमानना का मामला, चौकीदार चोर है का मामला, और आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या करा उसमें भी बिना शर्त इन्होंने माफी मांगा है। भिवंडी में इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। देखिए बड़े सवाल हमारे ऊपर दागे जा रहे हैं और ईडी का कंधा यूज किया जा रहा है कि रेट ऑफ कन्विक्शन रेट ईडी का कितना है, 4% ऐसा कुछ बता रही थी कल खेड़ा जो है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए 96% है। ईडी जहां जांच करती है, आपके ये जो है धीरज साहू भी पकड़े गए थे, उनके घर से 30 करोड़ रुपए जो है नगद बरामद हुआ था, वो लेकर माफिया थे। 14 पार्टियां, अगर आपको लगती है कि ईडी गलत काम कर रही है और पॉलिटिकल वेंडेटा है तो आप कोर्ट में जा सकते। 14 पार्टियां गई थी सुप्रीम कोर्ट कि ईडी और सीबीआई जो है ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत काम कर रहे हैं, एक में भी कुछ नहीं प्रूव कर पाई। सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया और ये 14 के 14 पार्टियां घर चली आई। 7 साल की सजा हो सकती है 420 के मामले में, और उस पर जो है क्लियर ग्राउंड है। मैंने कई चीजें आपको बताई हैं, 3 पॉइंट्स अब मैंने क्लियर कर बताए। कल की डेट में जैसे ही
साल की सजा होगी ना, ये फिर से छाती पीटना शुरू कर देंगे कि केवल 2 ही लोग जुडिशरी चला रहे हैं। ये दिक्कत है आज की डेट में। तो ये उसी जुडिशरी का हवाला देखते हुए कह रहे हैं कि देखिए हमने जो है पानी पिला दिया। ठीक है तपोश, आई डोंट हैव मच टाइम। तपोश जी माफी चाहता हूं, ज्यादा वक्त नहीं है। हाँ ठीक है। तनुज जी क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहिए। 16 जनवरी के हिसाब से आपने जो ई-SIR का जिक्र किया, FIR का जिक्र किया, मेरिट की बात आपने बताई, 16 जनवरी को क्या कोर्ट ये पॉसिबिलिटी है कि री हियरिंग हो जाए, रिसबमिशन ऑफ चार्जशीट हो जाए, तो क्या ये मामला फिर से वैसे ही ताज़ा और गर्म हो जाएगा जैसे पहले था? तनुज देखिए, निश्चित रूप से ये मामला तो ऑलरेडी मैंने आपसे कहा ये भी नल एंड वॉइड नहीं हुआ है, कोर्ट ने खारिज नहीं किया है। ये मामला स्टैंड बाय मोड पर है, ये लाइव केस है। अब ये केस बंद नहीं है, किसी भी रूप से ऐसी टिप्पणी करना गलत होगा। ये केस स्टैंड बाय मोड पर है। कोर्ट ने दस्तावेज की मांग करी है डिपार्टमेंट से। डिपार्टमेंट के पास में मल्टीपल ऑप्शंस हैं अमित जी। अगर इन केस खारिज भी हो जाता है तो भी डिपार्टमेंट के पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने के रास्ते अभी बाकी है। इस मामले में अभी हम इसको फुल एंड फाइनल डिसीजन के रूप में नहीं देख सकते। ठीक है तनुज, ठीक है। सुमन कुमार 1 मिनट आपके लिए, आखिर 1 मिनट सुमन। देखिए भाई, अभी तो वाकई में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता, दरवाजा बिल्कुल खुला हुआ है। एक वाकया का मैं जिक्र इसलिए करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त में था और वो सेलुलर कंपनियों को बंद करने की बात थी। CAG रिपोर्ट याद कीजिए, जो पूरा बवंडर हुआ और पूरे देश में हाहाकार मचा, भ्रष्टाचार को लेकर काफी कुछ हुआ। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक सीनियर एडवोकेट थे, नाम मैं नहीं लूंगा, उन्होंने जज साहब को कहा था कि सर आपने 200 कंपनियां बंद की है, लाखों लोगों की नौकरियां गई, इतने परिवार आज सड़क पे हैं। इसके लिए अगर जांच के बाद उस कंपनी को निर्दोष साबित कर दिया जाए, क्या इनकी नौकरी आप लौटा देंगे? तो वाकया होता कुछ और, सामान्य व्यक्ति परेशान होते हैं। यहां राहुल गांधी, सोनिया गांधी और तमाम सारे नेता हैं, तो हम लोग बहुत बड़े डिस्कशन में उसमें शामिल होते हैं। लेकिन इस तरह का वाकया हुआ है जिसमें देखने को ये मिला, नाम बड़ा, पद बड़ा, प्रतिष्ठा बड़ी, तो बहस भी बड़ी होती है। तपोश बिल्कुल वक्त नहीं है, तपोश बिल्कुल वक्त नहीं। कंपनियों में एक भी एम्प्लॉय नहीं थे और उन्हीं को बंद किया गया था और उनके मालिक को पकड़ा गया था। एम्प्लॉय केवल एक ही था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तपोश बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राम पांडे, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन द शो। तनुज जी बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में आने के लिए। सुमन कुमार वरिष्ठ पत्रकार थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जैसा कि मैं कह रहा था, जब नाम बड़े होते हैं, बहस बड़ी होती है, चर्चा बड़ी होती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जिक्र भी आता है। लेकिन यही बात अगर आम आदमी के साथ हो तो कोई जानता नहीं, कोई समझता नहीं, लोग जल्दी भूल जाते हैं। हेराल्ड केस अभी बाकी है, जिंदा है। 16 जनवरी को तय होगा कि आगे केस चलेगा या नहीं चलेगा। प्रश्नकाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। रुकना छोड़ से ब्रेक के लिए कहीं जाएगा नहीं, खबरें लगातार जारी।